हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज का नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टॉपिक, जिसमें मैं आपको कंपाइलेशन और थोड़े और सी लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपाइलेशन कैसे होता है सी लैंग्वेज में। जैसे आप सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं अपना, ठीक है। आपने सी लैंग्वेज का पूरा सोर्स कोड लिखा और अब आपको उसको कंपाइल करना है। मतलब कंपाइल मतलब करना होता है कि आपका जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप रन होता है, स्टेप बाय स्टेप चेक होता है कि उसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। उसमें सारे चीज़ें जो जैसे लॉजिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर या फिर सारी एरर, कोई सी भी एरर अगर उसमें पाई जाती है तो वो कंपाइल टाइम एरर दे देता है, ठीक है। तो हम कंपाइल करते हैं ताकि हम पे पता लगे कि हमारे जो कोड है उसमें क्या मिस्टेक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। कंपाइलेशन इज़ अ प्रोसेस। कंपाइलेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। क्या है? कन्वर्ट करना है सोर्स कोड को किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, विद द हेल्प ऑफ द कंपाइलर। किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से, ठीक है। हम सोर्स कोड लिखते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम ऑब्जेक्ट कोड में। और फिर जो ये ऑब्जेक्ट कोड है वो किस में रन होता है? हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। कंपाइलर चेक द सोर्स कोड फॉर अ सिंटेक्स। कंपाइलर क्या चेक करता है? सोर्स कोड को सिंटेक्स के लिए, सिर्फ कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री, अगर जब भी कोई सोर्स कोड बिल्कुल एरर फ्री होता है, एक जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, तो उसका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को हम क्या कह सकते हैं? मशीन कोड भी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको स्टेप बताती हूँ क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं, देखिए। सबसे पहले होता है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हमने क्या लिखा है? एक कोड लिखा, उसे हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड, ठीक है। क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। उसके बाद वो सोर्स कोड किसके पास जाएगा? प्री प्रोसेसर के पास। किसके पास जाएगा? प्री प्रोसेसर, ठीक है। फिर वो प्री प्रोसेसर से किस में कन्वर्ट करेगा? एक्सपेंडेड कोड में, जिसका सिंटेक्स क्या होता है? हेलो डॉट आई, ठीक है। इसका क्या होता है? सिंटेक्स होता है डॉट आई में, और इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड कोड। फिर उसके बाद ये एक्सपेंडेड कोड किसके पास जाएगा? कंपाइलर के पास। और कंपाइलर, जैसे कि मैंने आपको बताया, असेंबली कोड क्या करेगा? जनरेट करेगा। क्या करेगा? असेंबली कोड जनरेट करेगा। असेंबली कोड के बाद वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट कोड, जिसे हम क्या कहते हैं? मशीन कोड भी, ठीक है, वो बनेगा। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद क्या होता है? लिंकर के थ्रू हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड को। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट कोड किस में कन्वर्ट होता है? फिर एग्जीक्यूटेबल कोड में, और फिर लोडर की मदद से वो क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये पूरा क्या था? एक टाइप से हायरार्की हम कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम की, कैसे कैसे कंपाइल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, अब हम देखते हैं कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ क्या होता है। ये बहुत बार टर्म यूज़ होती है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ठीक है। जब मैंने आपको एक छोटू सा प्रोग्राम लिखाया था उसमें भी यहाँ तक कि प्रिंटएफ स्कैनएफ का काम आया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अभी प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या होता है। देखिए, प्रिंटएफ क्या होता है? इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। जो भी गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, हमें शो कर देता है, ठीक है। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है? देखिए, प्रिंटएफ का सिंटेक्स होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए, प्रिंटएफ हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जिससे हम कोई भी लें और उसे प्रिंट करवाएं कि प्रिंट एंटर एंटर योर नेम, ठीक है। एक तो ये वाला प्रिंटएफ होता है, और एक होता है जो उस वैल्यू को कैरी करता है, ठीक है। जैसे प्रिंटएफ हमें क्या करवाना है? माई नेम इज़, और फिर हमें जो भी नेम कराना है उसका परसेंटेज, ठीक है। जैसे नेम है, नेम क्या है? एक पूरी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग होती है मतलब कि 5 to 6 जो भी होते हैं लेटर्स, उनका कैरेक्टर्स, उनका एक पेयर, ठीक है। जैसे कि हम कॉम्प लेटर देखते थे, अगर सी लिखूंगी तो ये क्या हो गया? सिंगल करेक्टर। लेकिन अगर मैंने लिखा कॉम्प तो ये क्या हो गया? टोटल स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होते हैं? 1 से ज़्यादा करेक्टर होते हैं, एक से ज़्यादा करेक्टर, ठीक है। उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये क्या है? एंटर माई नेम, तो मुझे क्या कराना है? मेरा नेम एंटर कराना है। तो मेरे नेम में क्या होगा? इस स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग क्या आएगी? परसेंटेज एस। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। देखिए, प्रिंट एफ करना है फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कौन सी? देखो, परसेंट डी करेंगे मतलब इंट, परसेंट सी करेंगे मतलब करेक्टर, परसेंट एस करेंगे मतलब स्ट्रिंग, परसेंट एफ करेंगे मतलब फ्लोट, ठीक है। अब जैसे मुझे मेरा नेम प्रिंट कराना है तो मैं स्ट्रिंग लूँगी, ठीक है। करेक्टर नहीं लूँगी, करेक्टर सिर्फ एक लेटर होता है। स्ट्रिंग लूँगी जिसमें 1 से ज़्यादा करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, स्ट्रिंग मैंने लिया तो क्या लगाया मैंने? फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ किया?
परसेंटेज एस और कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट के लगा दिया ए, जो भी जिसमें मैं अपना स्टोर करूँगी अपना आंसर वो लगा दिया, ठीक है। अब देखिए स्कैनफ क्या होता है। स्कैनफ होता है टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कंसोल। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने प्रिंटफ लिखा एंटर योर नेम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूज़र एंटर करेगा अपना नेम, तो इस एंटर नेम को पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ यूज़ आता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स भी सेम है कि स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल पढ़ते हैं हम सी में। सी में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, देखिए सी वेरिएबल इन अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। जैसे वेरिएबल है ए, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने n%s लिया और फिर उसमें क्या लगा दिया, ए सिर्फ। तो ये क्या होता है, ये हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये क्या होती है, एक टाइप से मेमोरी लोकेशन होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। ये किस काम आता है, डेटा को स्टोर करने की। एंड इट्स वैल्यू चेंज, और इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। जैसे अभी मैंने मेरा नाम डाला, थोड़े टाइम बाद मैंने किसी और का नाम डाला, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। टाइप वेरिएबल लिस्ट मतलब कि ए, ठीक है। अब जैसे इंट डाला तो इंट में हमने ए डाला। इंट मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं। फ्लोट मतलब जिसमें फ्लोटिंग वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यूज लेते हैं। और करेक्टर होता है जिसमें हम सिंगल करेक्टर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है ना, मैंने वेरिएबल लिया एंड मैंने इंट फ्लोट करेक्टर ये इसमें पुट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं वेरिएबल के। अभी तो हमने डेफिनेशन देखी वेरिएबल की होता क्या है। अब देखते हैं टाइप। देखो एक तो होता है लोकल वेरिएबल। अ वेरिएबल इट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक, जो एक पूरे फंक्शन और ब्लॉक के अंदर अंदर डिक्लेयर है। वॉइड फंक्शन, ये कि हमने फंक्शन बनाया वॉइड फंक्शन नाम से, ठीक है। उसमें हमने क्या लिखा, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, लोकल हो गया। मतलब ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ना, तो मतलब ये इस फंक्शन के अंदर है। तो ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया इस फंक्शन का, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल मैंने आपको बता दी, वेरिएबल इंट के साथ फ्लोट के साथ कोई भी एक वेरिएबल के साथ आ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये एक मेमोरी लोकेशन बताती है। जैसे इंट एक्स है, ठीक है, तो एक्स में क्या स्टोर है हमारा 10। तो ये बता रहा है एक टाइप से मेमोरी लोकेशन बता रहा है किसकी, 10 की, कि 10 कहाँ पे स्टोर है हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए ग्लोबल वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, जो फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होते हैं। और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, और ब्लॉक के इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। कोई फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता है क्योंकि वो ग्लोबल ही होता है और सारे फंक्शन उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी उसे आकर के उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। इट इज़ एविएबल फॉर ऑल फंक्शन, और ये हर फंक्शन के लिए क्या होता है, एविएबल होता है। अब देखिए एग्जाम्पल है इसका, इंट वैल्यू 20। वैल्यू में क्या रखा है हमने 20, ठीक है। अभी ग्लोबल हो गया क्योंकि कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं है बल्कि फंक्शन या मेन से बाहर है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लोबल हो गया, कोई भी इसे चेंज या एक्सेस कर सकता है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। देखिए द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद अ स्टैटिक कीवर्ड। किसके साथ डिक्लेयर होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल, और ये अपनी वैल्यू बार बार फंक्शन कॉल पे रिटेन करता रहता है। मतलब कि देखिए जैसे हमने डाली स्टैटिक इंट y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो बार बार हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 10 है तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 11 हो सकती है, नेक्स्ट में इसकी वैल्यू 12 हो सकती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो रीचेंज हो सकती है, ठीक है, फिक्स नहीं रहती। लेकिन हमारा जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो लोकल फंक्शन है उसमें बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगी। ग्लोबल की भी बिल्कुल फिक्स्ड रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई इसे चेंज नहीं कर देता, ठीक है। और स्टैटिक में क्या होती है कि हम वेरिएशन ले सकते हैं। देखिए जैसे लोकल, डिफरेंस है छोटा सा, लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू। लोकल वेरिएबल हमेशा सेम वैल्यू प्रिंट करता है फॉर ईच फंक्शन कॉल, हर फंक्शन कॉल पे, ठीक है। जब भी हमने 12 फंक्शन कॉल किया, जैसे वॉइड फन हमने एक बार कॉल किया तो 10 किया, अगली बार भी हम वॉइड फंक्शन कॉल करेंगे तो वो 10 ही करेगा, वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन ईच फंक्शन कॉल। लेकिन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है कि हम जब भी फंक्शन कॉल करेंगे कोई भी, जैसे मैंने वॉइड फंक्शन बार बार कॉल किया, एक बार कॉल किया तो उसने क्या लिखी, स्टैटिक वाई की
10, ठीक है। फिर वापस से मैंने फंक्शन कॉल किया तो क्या लिखेगा वो 11, मतलब हर बार क्या आएगी, एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी। फिर दूसरी बार 12 लिखेगा, तीसरी बार 13 लिखेगा, 14 लिखेगा, ऐसे हर बार क्या होगी, जो हमारे y की वैल्यू वो क्या होएगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो ये था स्टैटिक का। लोकल और ग्लोबल आपको मैंने समझा दी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगी और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे हम सी लैंग्वेज के। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।